वो कौन सी कहावत है जी हिंदी में, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्तों कि जहां इनकी सत्ता नहीं आती, कुछ दिनों बाद वहां सरकार को अस्थिर करके सत्ता हासिल कर लेते हैं। जहां इनके हाथ से सत्ता चली जाए कि बस इनके नथुने फूलने का नाम नहीं लेते। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी का बयान। जैसे कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार अब 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तेजस्वी यादव उनके डेप्यूटी सीएम होने वाले हैं। और तेजस्वी यादव ने बहुत ही अहम बात कही थी कल। पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम सहयोगियों को खत्म कर रही है। पूरे हिंदी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सहयोगी नहीं रह गया है। हालांकि मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अब भी बहुत सारे सहयोगी हैं। इन सहयोगियों पर गौर कीजिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, इनसे बेहतर कोई सहयोगी नहीं हो सकता भारतीय जनता पार्टी का। और तेजस्वी जी आगाह रहिए, चेतावनी है मेरी आपको, कुछ दिनों बाद ये सहयोगी आ रहे हैं बिहार के अंदर आपकी सेवा करने। मगर मैं बात कर रहा था सुशील मोदी के बयान की, जिससे भारतीय जनता पार्टी की नीयत के बारे में पता चलता है। सुशील कुमार मोदी का बयान आपके स्क्रीन पर। हम लोगों ने उन्हीं को तोड़ा जिन्होंने हमें धोखा दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना ने हमें धोखा दिया, उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बड़ा बयान। इससे भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ तौर पर पता चलती है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो हमें धोखा देते हैं हम तोड़ देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये लोकतंत्र की या संविधान की किस धारा में लिखा हुआ है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको धोखा दे दे तो आप उसे तोड़ दें? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मिस्टर सुशील मोदी, 2015 में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ सरकार बनाई थी। 2017 में 20 महीने बाद वो सरकार टूट गई। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि नीतीश ने हमें धोखा दिया। उस धोखे के साझेदार आप भी रहे। सबसे बड़ी बात, जनादेश मिला था कमलनाथ और कांग्रेस को, मगर कुछ दिनों बाद साम दाम दंड भेद से आपने वो सरकार तोड़ दिया। आपके खुद के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक, उनकी लाज रखनी थी, इस वजह से सरकार को तोड़ा गया। उस धोखे के बारे में आप क्या कहेंगे? कर्नाटक के अंदर जब जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तब जब भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम पैसे का खेल किया, पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के कई ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कथित तौर पर सामने आए थे, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई हम तुम्हें इतने पैसे देने को तैयार हैं, तुम आ जाओ हमारे पास। वहां पर जनता को किसने धोखा दिया था बताइए? राजस्थान के अंदर आप जो कर रहे थे, वहां पर जनता को किसने धोखा दिया था बताइए? महाराष्ट्र के अंदर ईडी के डर से जब आपने बगावत करवाई थी, वहां पर किसने किसको धोखा दिया था बताइए? मुझे लगता है कि इसमें न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की खिसियाहट दिखाई दे रही है, बल्कि एक किस्म का अहंकार। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर सत्ता में रहने का किसी को अधिकार है तो वो बीजेपी को है और किसी को नहीं। तभी सुशील मोदी का यह बयान सामने उभर कर आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने उन्हीं को तोड़ा जिन्होंने हमें धोखा दिया। महाराष्ट्र में शिवसेना ने हमें धोखा दिया था, उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। निहायत ही शर्मनाक बयान। मगर दोस्तों बात यहां रुकती नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नीयत, उसकी खिसियाहट की। तो आपके सामने ये हैं शुवेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, और उनका बयान देखिए। मगर बयान देखने से पहले मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा कि उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद कहा था कि मैंने टीएमसी के कम से कम 100 विधायकों की लिस्ट उन्हें दे दी है। यानी कि इन 100 विधायकों के खिलाफ अब जल्द मोदी सरकार की जांच एजेंसीज काम करेंगी। शुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा है, ताजा बयान, और मैं उसे सुशील मोदी के बयान से जोड़कर देखना चाहूंगा। शुवेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि दिसंबर के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार नहीं रहेगी और बंगाल में 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ चुनाव हो जाएंगे, वहां की विधानसभा के। आप सब जानते हैं दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के पास 200 से ज्यादा विधायक हैं
और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का एक नेता यह कहने की हिम्मत कर रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार जाएगी दिसंबर के बाद, और इससे पहले वो अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं, 100 लोगों की लिस्ट दे चुके हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के अब जो एकमात्र सहयोगी बच रहे हैं, यानी कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, वो लोग टीएमसी सरकार को परेशान करने वाले हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, पार्थो चैटर्जी जैसे भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ अगर एक्शन होता है तो जरूर होना चाहिए, मगर ईडी की कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए। आपकी कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं को निशाने पर लेने की है और उसके अलावा कुछ नहीं। ईडी को एक स्वायत्त संस्था बनने की जरूरत है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कदम उठा सके। मगर प्रवर्तन निदेशालय हो या इनकम टैक्स, आपका सिर्फ एक काम बचा है, इस सरकार के आलोचकों को निशाने पर लेना, विपक्ष को निशाने पर लेना, और आप सिर्फ यही कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। आपके सामने ढेरों मिसालें हैं। राहुल गांधी को 5 दिन तक बुलाना और उनसे पूछताछ करना एक ऐसे मामले को लेकर जो पहले मोदी सरकार 2015 में बंद कर चुकी थी। स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था इस मामले में कुछ नहीं है। जी हां, सोनिया गांधी थी जिन्हें 3 दिन तक बुलाया गया, अनिल देशमुख जो अब भी ईडी की गिरफ्त में है, नवाब मलिक जो अब भी ईडी की गिरफ्त में है, सत्येंद्र जैन जो अब भी ईडी की गिरफ्त में है। ये तमाम चीजें बतला रही हैं कि आप सिर्फ जांच एजेंसीज के जरिए विपक्ष को ब्लैकमेल करते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं, और नीतीश कुमार ने आपका पर्दाफाश कर दिया। नीतीश कुमार भी जानते थे कि आप बार बार उनकी जड़ें काटने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने आपके पैरों तले आपकी जमीन खिसका दी। नीतीश ने जैसे को तैसा किया। मैं अपने कार्यक्रमों में बार बार कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अवसरवादी हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर जो उन्होंने आपके साथ किया है, उनके जहन में महाराष्ट्र का पूरा एक्सपेरिमेंट था, महाराष्ट्र का पूरा ऑपरेशन लोटस था, और उसी के चलते उन्होंने यह काम किया है। इसलिए आज कहा जा सकता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी 3, ऑपोजिशन 1। अब आप कहेंगे 3-1 क्या होता है? यानी कि भारतीय जनता पार्टी में 3 सरकारें गिराई, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और विपक्ष के खाते आया बिहार। यानी कि बिहार में वही किया विपक्ष ने जो भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से, ईडी, इनकम टैक्स, एनआईए से, पैसे के दम से, सीक्रेट इलेक्टोरल चंदे से आए पैसे से लगातार विपक्ष के साथ करती थी। कम से कम नीतीश कुमार ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं की। क्यों? सही कहा या गलत कहा? और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहीं और नहीं, बिहार के अंदर कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ती गई तो हम क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देंगे। आपको याद होगा जनता दल यूनाइटेड ने इसकी आलोचना की थी, और खुद जेपी नड्डा साहब को यह बात समझनी होगी कि इस देश का लोकतंत्र तभी बना रहेगा जब इस देश का संघीय ढांचा बना रहेगा। इस देश का संघीय ढांचा तभी बना रहेगा जब इस देश के क्षेत्रीय दल बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है? पंजाब में अकाली दल खत्म कर दो, महाराष्ट्र में शिवसेना खत्म कर दो, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस खत्म कर दो, साउथ में जाओ तो डीएमके को खत्म कर दो, नवीन पटनायक को खत्म कर दो, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में खत्म कर दो। यानी कि क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दो और खुद हर जगह काबिज हो जाओ। मैं आपसे समझना चाहता हूं, यह लोकतंत्र का कौन सा पाठ आप इस देश की जनता को पढ़ा रहे हैं? बताइए। तो जाहिर सी बात है, जब जेपी नड्डा बात करेंगे इस तरह की, वो भी बिहार के अंदर, तो नीतीश कुमार तो पलटवार करेंगे ही ना, और उन्होंने वही किया। अब देखिए, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार चले, कितनी चलेगी ये बात अलग है, वो मुद्दा बिल्कुल अलग है। मगर नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया, मैं उसे जैसे को तैसा मानता हूं, और उसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीति पर विचार करना होगा। आज आप सत्ता में हैं, कल आप नहीं रहेंगे, तब क्या होगा बताइए? तब इन्हीं एजेंसीज का इस्तेमाल ये विपक्ष आपके खिलाफ करेगा, तब आप रुदाली करोगे, तब आप त्राहिमाम करोगे। मेरे इन शब्दों को याद रखिएगा। चलिए, अगले 2 साल में नहीं, अगले 5 साल में, अगले 10 सालों में, अगले 15 सालों में कभी तो आप सत्ता से जाएंगे, बताइए। दोस्तों, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा तेलंगाना के
मंत्री और के चंद्रशेखर राव के बेटे केटीआर की तरफ उनका एक बयान है। सो आफ्टर जेडीयू एग्जिटिंग फ्रॉम इंडिया, हाउ मेनी अलायंस पार्टनर्स लेफ्ट अदर देन सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी? ऑफ कोर्स केटीआर कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड अब एनडीए से बाहर हो गई है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कितने सहयोगी रह गए हैं? सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी के अलावा। केटीआर के इस बयान का जिक्र मैं अभी कर चुका हूं, मगर आज मैं आपको पर्दे के पीछे जो कहानी हुई है ना, उसका भी जिक्र करना चाहता हूं। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव जो थे वो बहुत ही ज्यादा कट्टर हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार के साथ किसी भी तरह का समझौता हो, मगर उनकी सोच को बदलने का काम किया था एक शख्स ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, केसीआर ने लगातार लंबे वक्त तक तेजस्वी यादव के साथ मंत्रणाएं की, उनको समझाया कि अगर विपक्ष को अपना वजूद बचाना है तो आपको अपना अहम त्यागना पड़ेगा। और यही नहीं, एनडीटीवी की एक खबर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के साथ जब नीतीश कुमार की सरकार बन गई थी, कुछ ही दिनों बाद उनको आभास हो गया था कि उनसे गलती हो गई है। और एनडीटीवी की इस खबर के मुताबिक नीतीश कुमार राबड़ी देवी से मिले थे और उन्होंने माफी भी मांगी थी। अब हम नहीं जानते कि यह खबर की क्या विश्वसनीयता है, जैसे मैंने आपको बताया एनडीटीवी की खबर है, मगर नीतीश कुमार समझ गए थे उसी वक्त से कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए आने वाले दिनों में दिक्कतें पैदा करने वाली है। तो अहम मुलाकात होती है ईद के इफ्तार के दौरान, और यहां पर एक बंद कमरे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बैठक होती है। इस बैठक से पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि केसीआर यानी तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर का एक बहुत अहम किरदार था। वो तेजस्वी यादव को लगातार समझाते रहे और उसी का परिणाम हुआ कि तेजस्वी यादव का हृदय परिवर्तन हुआ। उनके पिता लालू प्रसाद यादव जो आजकल बीमार हैं, वो भी तेजस्वी को लगातार समझाते रहे और तेजस्वी यादव ने समझा कि राजनीति में अपने वजूद को बनाए रखने के लिए उन्हें 2-3 कदम पीछे जाना पड़ेगा, अपने अहम को त्यागना पड़ेगा, और फिर उन्होंने नीतीश कुमार से हाथ मिलाना सही समझा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव की जो लगातार बातचीत हो रही थी नीतीश कुमार के साथ, वो राहुल गांधी को भी लगातार खबरें दे रहे थे कि क्या क्या हो रहा था। मगर राहुल गांधी ने इसी रविवार को, इसी संडे को बिहार के तमाम कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की और उन्हें बताया कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का पूरा समर्थन करें। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने के लिए यह पूरी जो पटकथा है वो रची जा रही थी, और भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ खेला हो गया है। मगर आप जानते हैं इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा झटका किसे लगा है? देश के गृह मंत्री अमित शाह को। क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह को लगा कि स्वर्गीय अरुण जेटली के बाद बिहार के अंदर जो सियासत है उसे बदलने की जरूरत है। इसी वजह से नीतीश कुमार के बेहद करीबी सुशील मोदी को हटाया गया और उसकी जगह किसे लाया गया? रेणु कुमारी और तारकिशोर प्रसाद को। और यही नहीं, संजय जायसवाल को भी बिहार का प्रमुख बनाया गया भारतीय जनता पार्टी का, जो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयान देते रहे। यानी कि अमित शाह के आने के बाद नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती गईं। अब नीतीश कुमार के सामने सिर्फ 2 ही विकल्प बचे, या तो वो अमित शाह के सामने नतमस्तक हो जाते या वो पलटवार करते, जो उन्होंने किया। अमित शाह को भी अंदाजा नहीं था कि नीतीश कुमार इतना बड़ा कदम उठाएंगे। यानी कि नीतीश कुमार ने अमित शाह के अहम को चोट पहुंचाई है, और ये नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों के लिए खतरे की बात है। क्योंकि अमित शाह के साथ जो कुछ बुरा करता है, अमित शाह उनसे माफ नहीं करते हैं। आने वाले दिन न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि तेजस्वी यादव के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। मगर सियासत की निगाह से देखें तो बहुत दिलचस्प। विपक्ष के सामने सिर्फ एक विकल्प है। मैं जानता हूं कि कांग्रेस के कई विधायक नतमस्तक होते आए हैं। आपको याद होगा झारखंड के अंदर क्या हुआ था। झारखंड के अंदर 3 विधायक पकड़े गए थे कांग्रेस के, उनके पास लाखों रुपए थे
और यह बताया जा रहा था कि इस पूरी साजिश के पीछे हेमंत बिस्व शर्मा का हाथ है, जो आला कमान के कहने पर काम कर रहे थे। कुमार जयमंगल नाम के एक विधायक ने कहा था कि हमें 10 करोड़ का ऑफर किया गया था और स्वास्थ्य मंत्रालय का पोस्ट भी। ये तमाम चीजें सामने उभर कर आ रही हैं। यकीन मानिए दोस्तों, या तो विपक्ष पूरी तरह से नतमस्तक हो जाए या फिर एक ही विकल्प है, वही रास्ता जो नीतीश कुमार ने दिखाया कि आपको भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा, जो साम दाम दंड भेद से सरकारें गिराती आई है। बहरहाल देखना है कि हमारा जो विपक्ष है उसमें कितना दम है, क्या वाकई उसके पास रीढ़ है, क्या वाकई वो कुछ कर पाएगा। क्योंकि अगर शुवेंदु अधिकारी की माने तो महाराष्ट्र के बाद अब बारी है झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की। वैसे अगर शुवेंदु अधिकारी इतने बड़े भविष्य के ज्ञाता होते तो उन्हें बिहार का तो पता होता। खैर, इससे एक ही सबक मिलता है दोस्तों कि अगर विपक्ष को अपनी लाज बचाए रखनी है, अगर विपक्ष को अपनी साख बचाए रखनी है तो उन्हें लड़ते रहना होगा और इसके अलावा कुछ नहीं। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।